नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का रास्ता अपनाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की राय से सभी पक्ष सहमत नहीं हैं, जिसमें हिंदू महासभा भी शामिल है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर, जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्ला और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू को बतौर मध्यस्थ तय कर दिया है। ये तीनों सभी पक्षों से बात करेंगे और 8 हफ्ते से अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेंगे। खास बात यहां पर यह है कि कोर्ट से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मध्यस्थता की रिपोर्टिंग नहीं होगी, यानी कि मीडिया को दूर रखा जाएगा। ये सब कुछ बेहद गोपनीय तरीके से होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं होगा जब राम मंदिर के मसले को बातचीत से हल कराने की कवायद हुई है। इससे पहले भी कई कवायदें हो चुकी हैं, अलग अलग समय पर हुई हैं। इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाने की लाख कोशिशें की गई थी, जो सफल फिलहाल नहीं हो पाई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये पहल कितनी जिसे कह सकते हैं कामयाब साबित होती है, ये फिलहाल देखने वाली बात है। तो साफ तौर पर मध्यस्थता की बात की जा रही है और लेकिन इससे पहले ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा और समझा रहे हैं कब कब इस मामले पर बात हुई है, मध्यस्थता की कोशिश की। 1992 नरसिम्हा राव ने अयोध्या सेल का गठन किया। 2003 की बात करें, शंकराचार्य, जयंत सरस्वती ने इसको लेकर पहल करी, लेकिन बेनतीजा साबित हुई। 2011 की बात करें, महंत ज्ञान दास और हाशिम अंसारी ने भी कोशिश करी, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। 2017 श्री श्री रविशंकर ने आम राय के लिए एक मुहिम चलाने की कोशिश की, लेकिन वो मुहिम भी रंग नहीं आई। उसको लेकर हिंदू महासभा के लोग भी विरोध पर उतर आए थे। इस मामले पर वकीलों का क्या कुछ कहना है, एक नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को मीडिएशन के लिए रेफर किया है और हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर मीडिएशन की कोई एफर्ट होगी तो उसमें हम कोऑपरेट करेंगे। लिहाजा हम मीडिएशन में कोऑपरेट करेंगे। अब बाकी जो कुछ हमको कहना होगा वो मीडिएशन पैनल के सामने ही कहेंगे, मीडिया में या बाहर कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर से ये मैटर मीडिएशन को भेजा है। जस्टिस खलीफुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो मीडिएशन के चेयरमैन रहेंगे। श्री श्री रविशंकर जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस मैटर में मीडिएशन रहेंगे और जस्टिस पंचू इस मैटर में मीडिएशन रहेंगे। ये मामला फैजाबाद में होगा। 8 हफ्ते के अंदर मीडिएटर को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करनी है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर से मीडिया को मना किया है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों को, इस मैटर की रिपोर्टिंग करने से। देखिए, थोपना तो बिल्कुल गलत है। किसी के ऊपर किसी चीज को थोपना नहीं चाहिए। अगर वो एग्री नहीं है तो उनको विश्वास दिलाइए कि मतलब हाँ, किस वजह से इसको करना जरूरी है। और अगर मतलब लगता है कि मुस्लिम पक्षकार अगर जमीन देने के लिए एग्री है कि अगर, या हिंदू पक्षकार थोड़ा सा 10-20 होकर के अगर इसको समझौता किया जा सकता है, तो मीडिएशन से अच्छा कोई और रास्ता नहीं है। तो ये तो बात हो गई कि वकीलों की इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पक्षकारों का क्या कहना है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। कोई करे, देखो हम पॉजिटिव चीज में जा रहे हैं, नेगेटिव बातें नहीं है। और इसमें हमें राम मंदिर के लिए सब लोग मिलकर के, हिंदू मुसलमान, हमें पूरा विश्वास है कि आगे बढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले भी कह चुके हैं, जो कोर्ट जो है कोर्ट कहेगा। अब कोर्ट ने कहा है मध्यस्थता के लिए, हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत लंबा खिंचा हुआ है। हमें कानून पे विश्वास है, संविधान पे विश्वास है, जजों पे जो है विश्वास है कि अगर हो सकता है इससे बात बन जाती है तो बेहतर है। मध्यस्थता के कागज जब एक जो पैनल बनाया है, जज पहले जो मध्यस्थता किए था, चाहे हाई कोर्ट में किया चाहे और कोर्ट में मध्यस्थता के बाद कहा, लेकिन कोई पैनल नहीं बनाया, कोई व्यवस्था नहीं कि इनके माध्यम से समझौता होगा। ये जो यह इससे समझौता में कोई भी जरूरी नहीं है, समझौता अवश्य हो जाएगा और मैं करके दिखाऊंगा। मध्यस्थता के रूप में कुछ लोगों का नाम किया है, वो आकर के यहाँ बैठक होगी सभी पक्षकारों के बीच में और पक्षकारों की बात सुनी जाएगी। फिर उसके बाद में जो निर्णय हो जाएगा वही कोर्ट उसको डिसाइड करेगा। और यह बहुत अच्छी बात है और यह जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, यह नहीं, इसको विलम्ब नहीं करना चाहिए। तो हमने आपको हिंदू महासभा को सुनाया, मुस्लिम पक्षकार को आपको सुनाया, सबकी राय सुनाए, वकीलों ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, यह भी हमने आपको सुनाया। मध्यस्थता से बनेगा मंदिर, ये बड़ा सवाल है, बीच का रास्ता निकल पाएगा, क्योंकि ये काफी लंबे वक्त से मुद्दा चला रहा है। हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने और समझाने की कोशिश भी की कि इससे पहले कब कब किसके सन में बातचीत हुई है, लेकिन उसका रास्ता फिलहाल निकलता नहीं नजर आया। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश करी है कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला जाए, दोनों समुदाय मिलकर और जो लोग दोनों पक्ष मिलकर बैठकर बंद कमरे में, मीडिया से दूर, कहीं ना कहीं एक रास्ता तय किया जा सके जो एक सही दिशा में
जिससे दोनों ही समुदाय पहुंचे, क्योंकि ये जो केस है, ये जो चीजें हैं, ये बहुत ही ज्यादा भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की भी कोशिश है कि किसी तरह कोर्ट के बाहर ही ये मामला सेटल हो जाए, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। लेकिन वो अब देखना यही दिलचस्प है, क्या बातचीत से हल निकल पाएगा, सभी पक्ष एक साथ सहमत हो जाएंगे? बड़ा सवाल यही है। 8 हफ्ते के मध्यस्थ रिपोर्ट देंगे, 1 हफ्ते से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, और 8 हफ्ते की बात की जाए तो पूरी रिपोर्ट सौंपनी है सुप्रीम कोर्ट को, और उस आधार पे वो बेसिस होगा जिसपे अब इस पूरे मामले की फिर आगे से सुनवाई होगी। 3 लोगों का पैनल बनाया गया है जो दोनों पक्षों से बातचीत भी करेगा और इस पे राय भी ली जाएगी। हिंदू महासभा को आपने सुना, वो श्री रविशंकर को लेकर खुश नहीं है, वो नहीं चाहते हैं इस पैनल में। लेकिन वही मुस्लिम पक्ष का हमने आपको सुनाया, वो कहीं ना कहीं सहमत नजर आ रहे हैं। तो किस दिशा में ये बात आगे बढ़ेगी, 8 हफ्ते का जो वक्त दिया गया है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, और खासकर 1 हफ्ता जो बहुत ज्यादा अहम है, जो शुरुआती बातचीत होगी वो क्या कुछ रुख लेती है, ये फिलहाल देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो 8 हफ्ते से मध्यस्थ अपनी रिपोर्ट देंगे, 1 हफ्ते में आपको बता दें इसकी जो बातचीत है इस पूरे मामले पर शुरू हो जाएगी। लगातार इस खबर पे हम बने भी हुए हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं, एडवोकेट्स क्या कह रहे हैं, जो मुस्लिम पक्षकार हैं, हिंदू पक्षकार हैं, हिंदू महासभा के लोग हैं या फिर आम लोग हैं, वो क्या कुछ अपनी बातें रख रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है, इसको हमेशा से मुद्दा बना लिया जाता है और सियासत की रोटियां हमेशा से सेकी जाती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को बैन कर दिया है। जब इस मामले की सुनवाई होगी, खासकर 8 हफ्तों की बात की जाए या 1 हफ्ते की बात की जाए, तो इसको मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा है, क्योंकि मीडिया जो खबरें आने के बाद कहीं ना कहीं ये मुद्दा पूरा राजनीतिक रूप ले लेता है और इसको लेकर सियासत भी जोरों पर होती रही है। ग्राफिक्स के जरिए भी हमने आपको दिखाया और समझाया कि इससे पहले भी कई बार बातचीत हुई है, लेकिन वो बेनतीजा साबित नहीं हुई। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों का पैनल बनाया है, अब ये पैनल बात की जाए तो किस तरह से बीच का रास्ता निकालता है, ये फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। 8 हफ्तों में मध्यस्थ रिपोर्ट देंगे, खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो श्री रविशंकर, जस्टिस खलीफुल्ला और ये आप सब 3 पैनल में आपको बता दें अब शामिल होंगे, जिसमें बातचीत की जाएगी। लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा और समझा भी रहे हैं। 8 हफ्ते में आपको बता दें मध्यस्थ रिपोर्ट देंगे, और काफी अहम इसलिए है क्योंकि 8 हफ्ते हैं और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि अगर बीच का रास्ता निकल आता है तो कहीं ना कहीं ये दोनों समुदायों को लेकर जो भावनाएं जुड़ी हैं उसको लेकर खासकर बेहतर साबित होगा। काफी लंबे वक्त से कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, तारीखों पे तारीखें हमेशा लगती रही हैं, इसको लेकर तमाम तरह की सभाएं भी होती रही हैं, और अब एक उम्मीद जो हमेशा से की जा रही है कि बीच का रास्ता निकाला जाए, जिसकी कोशिश हमेशा रह रही, क्योंकि इन सब मामलों का जब मुद्दे भावनाओं से जुड़े होते हैं तो उसका हल प्यार से ही निकाला जा सकता है, भावना मोहब्बत से ही निकाला जा सकता है। तो कोर्ट की भी ये मांग रही है कि इसका मोहब्बत और प्यार से बाहर ही इसको सेटल कर लिया जाए, चीजें बेहतर हो जाए, लेकिन वो होती फिलहाल नजर नहीं आती, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि बीच का रास्ता निकलने ही नहीं दिया जाता है। कहीं पे ईगो सामने आ जाता है, कहीं पे बयानात ऐसे सामने आ जाते हैं जो दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचा देते हैं। तो लगातार कुछ ना कुछ अड़चनें पैदा होती रहती हैं, जिसको लेकर बीच का रास्ता नहीं निकल पाता है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अब बातचीत से बनेगा मंदिर, ये बड़ा सवाल है इस वक्त। सभी पक्ष होंगे सहमत, ये एक बड़ा सवाल है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाना इस वक्त चाहते हैं कि कब कब इस पूरे मामले पर मध्यस्थता की बात की। 1991 का जिक्र करें, तत्कालीन पीएम चंद्रशेखर ने सभा पक्षों से बातचीत की, और 1992 की बात करें, नरसिम्हा राव ने किया अयोध्या सेल का गठन, और 2003 की बात करें, शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने पहल की थी, लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकल पाया। कई बार कोशिश की गई। 2011 की बात करें, महंत ज्ञानदास और हाशिम अंसारी ने कोशिश की थी,
और 2017 श्री रविशंकर ने आम राय की मुहिम भी चलाई थी, लेकिन वो मुहिम भी कारगर साबित नहीं हुई थी और उसको लेकर भी जो हिंदू महासभा के लोग थे उन लोगों ने विरोध किया था, वो सहमत नहीं थे इस मुहिम से। तो मध्यस्थता से मंदिर का रास्ता निकलेगा, ये बड़ा सवाल है और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा और समझा भी रहे हैं, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है, मुद्दा बहुत भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इस पे राजनीति भी हमेशा होती रही है और दोनों ही समुदाय जो रुख कर लिया है वो कोर्ट का कर लिया है कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा, वो हम मानेंगे। इकबाल अंसारी भी यही कह रहे हैं और हिंदू महासभा के जो लोग हैं, जो पक्ष है, वो भी यही बात कह रहा है। कोर्ट चाहता है कि ये मसले का जो सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं कोर्ट के बाहर हो, जिसके लिए ये बात की गई है। 3 पैनल बनाए गए हैं और ये पैनल आपको बता दें, ये जो पैनल है ये इस पूरे मामले पर 8 हफ्ते के अंदर रिव्यू रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके आधार पर जो बेस होगा सुप्रीम कोर्ट जिसपे जो है पूरे मामले का एक तरह से फिर से सुनवाई होगी इस मामले पर और फिर कहीं जाके इस पर फैसला आएगा। इसके लिए अब लग रहा है कि जब इस पे हायरिंग तेज हो रही है तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द फैसला हो सकता है। और इन सब के बीच जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको साल भी बता रहे हैं, उन सालों में क्या क्या हुआ ये भी आपको बता रहे हैं, कब कब बात नहीं बनी, जो बात अब बनाने की कोशिश की जा रही है, जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी कम से कम कई बार 1992 की बात करें या फिर 2018 की बात करें या फिर 2003 की बात करें, तो साल दर साल बदलते रहे, लेकिन कोई बीच का रास्ता फिलहाल निकलता नहीं नजर आया। और इसी पूरे मुद्दे पर मध्यस्थता से बनेगा मंदिर जो सवाल है, इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त गेस्ट भी मौजूद हैं। आपका उनसे हम तारुफ भी कराना चाहते हैं। हिंदू महासभा की बात की जाए तो उससे शशि चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, और शशि चतुर्वेदी माफ कीजिएगा, और साथ ही साथ हिंदू महासभा से डॉक्टर राजेश प्रजापति भी हमारे साथ मौजूद हैं। आजम खान समझौता पक्ष से हैं, संदीप शर्मा एडवोकेट हैं, मौलाना इमरान हसन मुस्लिम स्कॉलर हैं, और आलोक जी हमारे साथ भी इस वक्त हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, संदीप शर्मा जी के पास चलते हैं जो कि एडवोकेट है। संदीप शर्मा जी, इस जो फैसला आया है, क्योंकि मध्यस्थता का फैसला है, बीच का रास्ता निकालने का फैसला है, प्यार और मोहब्बत की दिशा की तरफ सुप्रीम कोर्ट रुख कर रहा है, जो हमेशा से ही बातें रही हैं, किस तरह से देखते हैं चीज़ों को, एक बार समझाएं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट पारित किया उसमें उन्होंने एक लाइन कही है कि दिस इशू इज नॉट purely of property. It is about healing the sentiments of the community and the people at large of India. तो इस जजमेंट को लिख देते वक्त, प्रोनाउंसमेंट के वक्त उनके जहन में ये बात थी कि ये प्रॉपर्टी, ऑल्दो इट इज अ टाइटल डिस्प्यूट, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन टाइटल डिस्प्यूट होने के साथ साथ ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ केस है, इसलिए मध्यस्थता जरूरी थी। 1% भी उन्होंने कहा था अगर मध्यस्थता के आप लोगों के बीच में गुंजाइश हो तो हम मध्यस्थता आप लोगों को भेजने के लिए तैयार हैं। तो उसी के बेसिस पे आज जजमेंट प्रोनाउंस किया है। संदीप, क्या लगता है मध्यस्थता की जो बात की जा रही है, इससे पहले भी देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं 2011 या 2018 की, आप जब भी बात कर लीजिए, कोशिश बहुत की गई है लेकिन बीच का रास्ता निकला नहीं है। क्या लगता है कानूनन किसी चीज को, कोई जजमेंट को कि कम्युनिटी विशेष, क्योंकि 2 लोग अगर एक मुकदमा लड़ रहे होते हैं तो एक की विजय होती है, दूसरा पराजित होता है, तो यहाँ 2 कम्युनिटीज एक तरह से मुकदमा लड़ रही हैं। एक कम्युनिटी जीतेगी और दूसरी कम्युनिटी हारेगी मुकदमा टाइटल का, और टाइटल का डिस्प्यूट को हम लोगों ने भावनाओं के साथ जोड़ दिया है और वास्तव में आस्था का विषय है, तो लोगों की भावनाएं हैं इसमें, मुस्लिम कम्युनिटी की अलग भावनाएं हैं, हिंदू कम्युनिटी की अलग भावनाएं हैं, लेकिन मध्यस्थता जरूरी सिर्फ इसलिए है कि किसी जजमेंट को थोपने से बेहतर है कि हम आपस में बातचीत करके 2 कम्युनिटी एट लार्ज बैठेंगी और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे, वो जिस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे वो निष्कर्ष उस रिपोर्ट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बेसिस पे आगे का जजमेंट प्रोनाउंस होगा। आलोक जी, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए आरुष, मैं सबसे पहले सभी को, दर्शकों को भी इस बीच बताना चाहूंगा कि अगर अभी हम वर्तमान से लेकर थोड़ा सा इसके इतिहास तक जाएं तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन अयोध्या को अगर हम पॉलिटिकली और बाकी सारे सामाजिक रूप से सब समझना चाहें तो अयोध्या एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर अब तक बन के दिखा है। अयोध्या एक सियासी
रूप से ज्यादा दिखा है, इसलिए अयोध्या को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा संजीदगी दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज ये है कि मीडिया कवरेज को रोकने का आमतौर पे एक बड़ा शब्द प्रचलित है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है। संभवतः कहीं ना कहीं ये एक प्रभाव डाल देता है, एक ओपिनियन मेकर कह लीजिए या एक प्रेशर ग्रुप बन जाता है। इसी वजह से मीडिया को इस मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया से रिपोर्ट करने के लिए मना किया गया है, बंद किया गया है। संभवतः मध्यस्थता को लेकर के हम भी शायद ये आखिरी चर्चा ही कर पाएंगे, उसके बारे में बहुत कुछ आगे नहीं बता पाएंगे। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जो कि अभी पैनल में कहा भी जा रहा था कि ये सिविल सूट, अगर हम कानूनी भाषा में कहें तो सिविल सूट है, लेकिन इसमें दिल, दिमाग, जन भावना ये जुड़ा हुआ है। इस वजह से इसको मध्यस्थता के तौर पे लेके जाया जा रहा है कि बातचीत से हल निकल जाए। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, हमारे कानूनी जानकार जो पैनल है वो जरूर बताएंगे कि अभी तक ये हो रहा था कि मध्यस्थता लोग व्यक्ति कर रहे थे, एक खास तरीके से वो स्वयं की कैपेसिटी में कर रहे थे, जहां सबका आना, सबका मिलना जरूरी नहीं था। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी है, जस्टिस इब्राहिम वहां सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनके चेयरमैनशिप में हो रही है। यहां पे सबका जाना जरूरी होगा, सबका मिलना जरूरी होगा, उनके क्या स्टैंड होता है वो कमेटी को बताएंगे। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी है जिसपे सबका जाना जरूरी है। जो तीन मुख्य पार्टियां हैं उनका अपना स्टैंड क्या है, इस वजह से ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना। और इसका जो रिपोर्ट होगा 4 हफ्ते में, जो स्टेटस रिपोर्ट आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, और 8 हफ्ते बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जजमेंट प्रोनाउंस करने में मध्यस्थता की इस रिपोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुझे लगता है पैनल इस बात पे पूरा एग्री होगा। दूसरी चीज ये है कि हमने इससे पहले देखा था, लोग कहते थे 2 लाइन होती थी कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात को मानेंगे, उसके निर्णय को सर्वमान्य है। और दूसरी चीज लगातार चल रही थी पैरेलली, बातचीत का रास्ता, जो हमने 2003 में देखा, 2011 में देखा, 2017 में देखा, 2019 में भी देख रहे हैं। इसमें भी मध्यस्थता कहीं ना कहीं चल रही थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि चूंकि ये जो मामला है सिविल कोर्ट से ज्यादा बढ़ करके इसका दायरा है, इस वजह से मध्यस्थता की एक कोशिश कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जा रही है। तो अपने इंडिविजुअल बयान कुछ भी हो, लेकिन जो इसमें पक्षकार हैं वो उनको जाना पड़ेगा। जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, बाबरी एक्शन कमेटी की बात करें, और दूसरे अगर हम रामलला और निर्मोही अखाड़े की बात करें, तो व्यक्तिगत जो कुछ भी रहा हो, बातचीत के अपने अपने उन्होंने तौर तरीके जरूर अपनाए, लेकिन अब इस मध्यस्थता में जाकर के अपने स्टैंड को रखना पड़ेगा। और वही स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिपोर्ट के तौर पे बनेगी, वहां रिपोर्ट के तौर पे जाएगी, और फिर जजमेंट का प्रोनाउंसमेंट जैसा भी होता है वो डिपेंड करता है। जी सही कहा आलोक जी आपने। और साथ ही साथ हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ गए हैं हिंदू महासभा से। इस वक्त राजेश प्रजापति जी के पास चलते हैं। राजेश जी, अब जो फैसला आया है इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो फैसला आया है इसमें जो सबसे अच्छी बात है, जो मुझे और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वामी चक्रपाणी जी जिनको लगी है, वो ये है कि इसके पहले कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके पहले जब भी बात होती थी सुप्रीम कोर्ट यही कह के डेट आगे की बढ़ा देता था और उसको एक कॉमन जो टाइटल सूट है उसकी तरह देखता था कि साहब ये जमीनी विवाद है और इसका निपटारा जमीनी विवाद की तरह होगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को अब जो हमारे 130 करोड़ सनातन धर्म अनुयायी हैं, जो हमारे हिंदू हैं, उनकी बात समझनी पड़ी कि नहीं साहब ये एक आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसमें सिर्फ कोर्ट ही सब कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी बात है। और इसी को स्वीकार करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी ने 3 लोगों के, जिसमें जस्टिस केहर भी शामिल है, उनके नाम सुझाए थे। और ये पहला नहीं होगा ऐसा जिसमें मध्यस्थता का प्रयास हो रहा है। इसके पहले भी श्री रविशंकर की अध्यक्षता में उस समय विनय कटियार जी, मौलाना मदनी जी, पैनल बनाया कि आप इससे सहमत हैं? नहीं, अभी वाला जो पैनल बना है सहमत है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। सरकार पहले कहती है, 1 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि साहब जो कोर्ट का प्रोसीडिंग है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। उसके बाद फरवरी में खलफनामा देते हैं कि साहब हम जो अविवादित जमीन है वो दे दी जाए मंदिर निर्माण के लिए, और अभी कोर्ट का ये फैसला आता है।
कुल मिला के भ्रम वाली स्थिति अभी भी बनी हुई है। 4 हफ्ते बाद क्या निर्णय आएगा, क्या नहीं आएगा, लोग उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें बड़ा संशय है। जी, शशि चतुर्वेदी जी, आप क्या कहेंगे? हमारा जो कहना है कि हम लोग ने इसका जो है कि विरोध किया था इस मुद्दे को लेकर के कि आप बहुत देर इसको टाला ना जाए, लेकिन क्योंकि उसको टालने की जो स्थिति थी उसको स्वीकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो निर्णय दिया है, उन्होंने उसमें समय बाध्यता कर दी है 8 हफ्ते का। और इसको थोड़ा सा दृष्टिगत आउट ऑफ द कोर्ट नजरिए से आप देखिए, क्योंकि कांग्रेस के एक नेताजी और अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी ने पूर्व में कहा था इसको लोकसभा चुनाव तक टाल दिया जाए, वैसे ही मिलता जुलती ये बात यहाँ पर आई है, लोकसभा चुनाव तक इसको टालने की स्थिति बना दी गई है। पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि समयबद्ध इसको कर दिया गया है, क्योंकि हमको सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल अदालत से लेना देना है, क्योंकि मुकदमा वहां चल रहा है। तो उन्होंने समयबद्धता कर दी है और अयोध्या में जो सुनवाई होगी और 4 हफ्ते में इनको कहा गया कि जो भी वार्ता का रिजल्ट आ रहा उसको आप बताइए, सारी रिपोर्ट दीजिए। तो एक इस तरीके से जो है, और सरकार को भी आदेशित किया योगी सरकार को कि 1 हफ्ते के अंदर आप वहां सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। तो ये जो समय बात की ये सबसे अच्छी बात है इसमें। और एक हमारी अलग रिट जो हमने दाखिल की है वो अधिग्रहण को लेकर के, उस पर भी सुनवाई होना भी बाकी है। जी, आप सहमत हैं इस पैनल से? और जो बात शिशिर जी कही गई है, खासकर जो फैसला मध्यस्थता को लेकर आया, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि इसका प्यार मोहब्बत से इसका हल निकाला जा सकता है, तो इस पैनल से भी आप खुश हैं? सर, श्री शंकर जी की जगह हम सोचते हैं सरकार के कुछ नुमाइंदों को इसमें शामिल करना चाहिए था हमको। क्यों? सरकार रहेगी तो थोड़ा आसानी रहती है उसको लेकर के। ये सरकार फिर कोई पेच फंसाए, कोई बात है ऐसी, तो सरकार को इसमें इंक्लूड करना चाहिए था। जी, मौलाना साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, इमरान खान, आपका क्या कुछ कहना है इस फैसले को लेकर? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ठीक है, ये इसमें मध्यस्थता होनी चाहिए। अगर मध्यस्थता के जरिए अगर इसका हल निकल आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि मध्यस्थता इससे पहले कितनी बार हो चुकी है और कितनी विफल हुई है, लोगों पे कितने इल्जामात लगे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो मीडिया को अलग रखा है इससे भी बड़ा फायदा मिलेगा। अब देखते 4 हफ्ते में क्या फैसला आ जाता है या 8 हफ्ते में, लेकिन हमें कम उम्मीद है कि इस पे दोनों लोग किसी सहमति पे निकलेंगे और जो है वो अल्टीमेटली कोर्ट को ही इसमें फैसला करना पड़ेगा कि ये किधर जाना है। जी, आजम खान साहब, आप क्या कहेंगे? जो फैसला लिया गया, समझौता पक्ष से आप हैं और अब बात मध्यस्थता की जा रही है, किस तरह से आप देखते हैं और क्या अपनी राय रखेंगे इस पर? देखिए, हम लोग शुरू से ही मध्यस्थता की राह पे चल रहे थे और जब श्री रविशंकर गुरुदेव बीच में आए तो उनके साथ भी लग करके हम लोग अयोध्या से लेके सभी जो पैरोकार हैं उनसे मुलाकात की, क्योंकि श्री रविशंकर को कहीं ना कहीं से एक्सेप्टेंस है दोनों समुदाय की तरफ से। उनको लोग उनकी बात को मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार होते हैं। कहाँ तक मानेंगे तो भविष्य बताएगा सब। और दूसरी बात, ये जो टाइम बाउंडेशन किया है इसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और तीसरी बात हम आपको बता दें, ये जो आस्था का मामला हिंदू भाइयों के लिए है, मुसलमानों के लिए मस्जिद आस्था का केंद्र नहीं होती है। वहाँ पर अगर नमाज रेगुलर वे में होती है तो वो फिर मस्जिद होती है। और शुरू से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर विराजमान है रामलला, और रामलला स्वयं में भी एक पार्टी बन गए हैं। ये बड़े दुख की बात है कि रामलला को एक पार्टी बना दिया। उनका बयान किस तरह से लिया जाएगा, वो क्या चाहते हैं उनसे वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को सुनना पड़ेगा। उनकी जो भावनाएं हैं वो रामलला की आवाज है और रामलला का सेंटिमेंट्स बोलता है। तो ऐसे में जो भी डिसीजन हो, इस बात का जरूर ख्याल किया जाए कि साहब रामलला वहां पर स्थापित हों, फिर वहां से वो कहीं और नहीं जा सकते। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, चाहे कोई भी फैसला हो जाए। आजम खान साहब, जब आपने अब जिक्र किया तो आखिर दिक्कत कहाँ पे पेश आ रही है? जब आपको समस्या नहीं है और जैसा कि जिक्र भी आप कर रहे हैं, इबादत का मसला नहीं है, तो आखिर क्या दिक्कतें हैं जो ये प्रोसीजर इतना लंबा किस्सा चला जा रहा है? मुस्लिम समाज को ये डर है। मैं पूरे भारत के मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मैं ये बाबरी एक्शन कमेटी जो है ये मुसलमानों का नेतृत्व नहीं करती है। ये मस्जिद के मामले को लेकर कमेटी गठित हुई थी जो धीरे धीरे पॉलिटिकल कमेटी हो गई। लेकिन वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों का कहीं ना कहीं वो नेतृत्व करता है। अभी तक जो हम लोगों ने बातचीत की तो श्री रविशंकर जी गुरुदेव के साथ भी जब बात हो रही थी
तो ज्यादातर मुस्लिम उलमाओं का यह कहना था कि अगर हम लोग इस मामले में एग्रीड कर जाएं कि वहां पर मंदिर ही बनना चाहिए, तो इस बात की क्या गारंटी कि भविष्य में मथुरा और काशी की चर्चा नहीं होगी। ये एक शक है मुसलमानों के दिलों में, उसको जब तक कि साफ नहीं किया जाएगा इस मसले का हल नहीं हो सकता। आलोक जी, आप क्या कहेंगे? जो अब एक चीज तो साफ निकल कर रही है, एक टाइम पीरियड की बात निकल के, क्योंकि अब टाइम पीरियड दे दिए गया 8 हफ्ते का, तो एक रिपोर्ट अगर जो बन के आती है तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि अब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि हिंदू महासभा या मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें सहमत, खासकर पैनल को लेकर तो चीज़ें नजर ही आ रही हैं। देखिए, 2-3 चीजें हैं इसमें। पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का आज प्रोनाउंसमेंट हुआ है पैनल को लेकर के, एक तो समय सीमा की गई है, मतलब टाइम बाउंड करने का मतलब ये है कि इसी के बीच में फैसला होना है, मध्यस्थता की जो रिपोर्ट होनी है वो आ जाएगी, कोई इसका एक्सटेंशन नहीं है। तो एक बिल्कुल बात है कि, और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जैसे आजम जी बता रहे हैं, इकबाल यहाँ पर संदीप जी भी हैं, इमरान जी भी हैं। देखिए, ये सब वो लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत राय रख रहे हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का पैनल मध्यस्थता वाला उन लोगों से मिलेगा जो पक्षकार हैं, क्योंकि पक्षकार ही कोर्ट में गए हुए हैं, उन्हीं की बात का मायने निकलेगा। ये अलग बात है। रामलला की तरफ से कौन बोलेगा? वो देखिए, आम हिंदू जनमानस ही तो बोलेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहा हूँ, और आप निश्चित तौर पर एक सवाल ये भी तो होना चाहिए, रामलला की आवाज कौन सुनेगा? इन्हीं भावनाओं को लेकर के आरिश, इन्हीं सब भावनाओं को लेकर के यही कहा गया है, दिल दिमाग और जन भावनाओं को लेकर के ही मध्यस्थता कमेटी बनी है। शायद हमें डॉक्टर राजेश के पास भी जाना होगा, सवाल पूछना होगा कि क्या इससे पहले भी कभी मध्यस्थता कमेटी बनी थी। लेकिन मैं जो बता रहा हूं आपको कि टाइम बाउंड है। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट सब लोगों ने कहा, सारे पक्षकारों ने कहा, जितने भी समाज में बातचीत के लिए आगे बढ़े सबने कहा कि 2 रास्ते हैं, बातचीत वरना सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही ये रास्ता दिखाया है। इसका मतलब है कि मैंडेटरी है सभी पक्षकारों को आना। ये एक माहौल है। आजम जी बता रहे हैं या जो भी, कि हाँ कहीं ना कहीं एक बातचीत समझौते के रास्ते निकल सकते थे, लेकिन इन समझौते के बीच में सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता कमेटी ये अपने आप में बड़ी मैंडेटरी है। सबको आना होगा, अपने स्टैंड रखने होंगे, सहमति असहमति अलग चीज है। पर मैं जरूर डॉक्टर राजेश के पास ये बात लेके चलना चाह रहा हूं कि मध्यस्थता की अगर कानूनी भाषा में बताइए, क्या इससे पहले कभी कुछ हुआ था? और दूसरा सवाल ये है कि इससे पहले जो अनौपचारिक रूप से बातचीतों का दौर चल रहा था, क्या उसका असर इसमें पड़ेगा? क्योंकि स्टैंड तो लगभग हम सब लोग देख चुके हैं पहले क्या रहा है, और अंततः एक लाइन, बॉटम लाइन होती थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, सरकार के चाहे वो मंत्री हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, कहते थे सब मान्य होगा। इस दिशा को लेकर के थोड़ा सा बताइए। जी राजेश बताएं। आलोक पांडे जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि ये सिर्फ जमीनी विवाद नहीं है, टाइटल सूट नहीं है, ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पास्ट है, जो इतिहास है बाबर से संबंधित या जितनी भी किंवदंतियां चल रही हैं, हम उसको बदल नहीं सकते। हम प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जो आज की स्थिति है, उसके हिसाब से काम करना चाहते हैं। और ये जो मुद्दा है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, कई सरकारें बनी, कई सरकारें चली गई, इस मुद्दे का पटाक्षेप होना चाहिए। एक संबंध में एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि कुछ दिनों पहले आज तक न्यूज चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, जिसमें हिंदू पक्षकारों के भी और जो अंसारी साहब हैं उनके भी और मुस्लिम पक्षकारों के भी, इनके भी स्टिंग दिखाए गए थे। और उसमें साफ साफ ये कहते हुए सुन सकते हैं आप इन सभी लोगों को कि कोई भी पक्ष इस मामले को शांत नहीं करना चाहता, वो चाहते थे इसको बना के रखें ताकि इसकी आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। तो जो मुख्य बात यह है वो ये है कि देखिए, इसके पहले जितनी मध्यस्थता हुई थी वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं हुई थी, टाइम बाउंड नहीं थी। अब जो मध्यस्थता हो रही है ये टाइम बाउंड है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। ये राय तो उन्होंने रख लिया, पर आप इसे जरा कानूनी रूप से समझा दीजिए, क्योंकि यही मैं कह रहा हूं कि चाहे हम पैनल पे हो या अभी तक जितने लोगों का देखा वो पक्षकार नहीं है। सबसे बड़ी चिंता की बात यही है, पक्षकार नहीं है। और जो पक्षकार है वो बहुत टाइट लिप्ड होकर के बात करते हैं। वो दो ही चीज कहते हैं, बातचीत का संभावना भी है वरना सुप्रीम कोर्ट है। जरा आप इसे कानूनी भाषा में बताइए और सरल भाषा में बता दीजिए। सर, आज की तारीख में जो भी पक्षकार हैं
दोनों इस वक्त तो 10 पिटीशंस फाइल हुई हैं माननीय सर्वोच्च हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करते हुए, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। इसमें बुद्धिस्ट भी जुड़ गए हैं, कई समुदाय अलग जुड़ गए हैं जिन्होंने अपना भी दावा पेश किया है वहाँ पे। अब जो मध्यस्थता का जो ये पैनल बनाया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है, जो हमारे एक पैनल में सीनियर एडवोकेट हैं, वो जो 2005 में मीडिएशन सेंटर जो शुरुआत हुई थी, इनकी शुरुआत इनके द्वारा ही हुई थी। और कलीफुल्ला साहब रिटायर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज हैं, और श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, जो कि उनके ऊपर दोनों पक्षों का एक तरह से कहा जाए तो मान्यता है, जो कि हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। वास्तविकता में जो पक्षकार हैं वो क्या चाहते हैं, केवल क्योंकि पक्षकार की ही बात इसमें सुनी जाएगी। इसमें यह नहीं कहा गया कि पब्लिक एट लार्ज की ओपिनियन मंगाई जाए या क्या किया जाए। कोई भी मुकदमा जब माननीय न्यायालय में दायर होता है और मीडिएशन के लिए भेजा जाता है, तो उसमें 2 पीड़ित पक्ष वही जाते हैं। पीड़ित पक्षों के अलावा केवल हम अपनी राय दे सकते हैं, हम उनको यहाँ पे बता सकते हैं साहब क्या होने वाला है, जो होगा वो तो उन्हीं के समक्ष होगा। संदीप, वही बात हो रही थी कि क्या राय के अलावा जो बाकी सारे लोग राय देने लग जाते हैं, इन्हीं सब की वजह से मीडिया रिपोर्टिंग या मीडिया ट्रायल पे पाबंदी कर दी गई है कि ये लोग स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख भी सके, कह भी सके, और मध्यस्थता की जो कमेटी है वो समझ भी सके। सर, कहीं ना कहीं देखें तो आप जो पक्षकार हैं उनके ऊपर एक किसी न किसी तरह का दबाव रहता है, चाहे वो मानसिक दबाव रहे, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर रहे। अलग अलग राजनेता उनसे जा करके मिलना शुरू कर देंगे। जैसे ही अभी आपने सुना आज ये मीडिएशन सेंटर बन गया, 3 मीडिएटर्स अपॉइंट हो गए, अब पक्षकारों की बात सुनी जाएगी। अब मैं आज बहुत जल्दबाजी कह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, आज शाम से ही आप देखने लग जाइएगा कि बड़े बड़े राजनेता इनके पास पहुंचने शुरू हो जाएंगे। हम आपके समर्थन में खड़े हैं, हम आपके साथ ये कर रहे हैं। तो आप इस वक्त, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पॉलिटिसाइज इस मैटर को ना कर करके उन 2 लोगों को इस मैटर को सॉर्ट आउट करने दीजिए। जब वो लोग वो मैटर सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसकी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाएगी, उसके बेसिस पर जजमेंट हो, वो सर्वमान्य होना चाहिए। जी, संदीप जी, क्या लगता है कि जो 8 हफ्ते का जो वक्त दिया गया है और जिस तरीके से, क्योंकि इसी के बेसिस पे अब सुनवाई होनी है, जिसकी उम्मीद दोनों ही समुदाय के लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये भावना और प्यार से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो क्या अब ऐसी उम्मीद की जा सकती है जिसकी दरकार काफ़ी लंबे वक्त से, कि अब जल्दी ही इस चीज़ पर फैसला आ सकता है? सर, 1 हफ्ते का टाइम पीरियड दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि वहाँ मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध कराएंगी, जो भी दस्तावेज हैं, जो भी साक्ष्य हैं, वो भी उपलब्ध कराएंगे और इनको मीडिएशन सेंटर में काम करने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। उसके बाद जो 4 हफ्ते का टाइम पीरियड होगा, उन बिटवीन में जितने ये पक्षकार हैं इनकी बातें सुनी जाएंगी, अलग अलग रिकॉर्ड्स होंगे। ये कोई पक्का नहीं है कि 4 हफ्ते के अंदर ये चीज़ें खत्म हो जाएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कोई पक्षकार की तबीयत खराब हो सकती है, कभी कभी मीडिएटर साहब की तबीयत खराब हो सकती है, तो ये टाइम पीरियड बढ़ भी सकता है। और 8 हफ्ते के अंदर जो टोटल कहा है, 4 हफ्ता ये और 4 हफ्ते के बाद जो रिपोर्ट दायर होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है देखेंगे। तो जहां ये 4 हफ्ते का टाइम पीरियड खत्म होगा, तो इसमें यह भी हो सकता है किसी पक्षकार की तरफ से या मीडिएटर की तरफ से अपने आप एक एप्लीकेशन जाए सुप्रीम कोर्ट के समय में समक्ष के साथ, अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाती है 4 वीक्स, क्योंकि बहुत छोटा टाइम है, ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, और 4 हफ्ते का समय मेरी समझ से बहुत छोटा टाइम पीरियड है। और ये एक केवल ये दिया गया है कि आपको एक प्राइमा फिसाई कि आप 4 हफ्ते के अंदर काम करके दें। इसकी एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड की एप्लीकेशन पड़ सकती है और इस पे आगे सुनवाई आगे भी हो सकती है। जी, और आलोक जी, एक चीज तो साफ है कि इस खासकर मध्यस्थता की बात की जाए तो दोनों ही तरफ से, दोनों ही पक्षों से आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे दोनों तरफ से, तो चीजें जिसे कह सकते हैं क्लियर नहीं होंगी। बिल्कुल, देखिए संदीप जी को हम सुन रहे हैं, जो कि एडवोकेट हैं, इन्होंने जो एक बात कही कि अभी भी कहीं ना कहीं कानूनी दावपेच की गुंजाइशें हैं अभी भी, लेकिन मुझे लगता है संदीप जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, तो शायद कोई और रिवीजन पिटीशन या कोई इस तरह की गुंजाइशें तो बंद हो चुकी हैं। लेकिन जो टाइम की बात कही जा रही है, बिल्कुल वो एक मानवीय कारण होते हैं, जब पक्षकार या किसी वजह से, संसाधन की वजह से समय बाई इसे कहा जाता है कि हो सकता है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी हुई कमेटी, एक समय सीमा तय की हुई कमेटी, इन सब का एक बड़ा अर्थ निकलता है। और दूसरी बात यह है कि प्रभाव ना पड़े, किसी भी बाहरी चीज का प्रभाव ना पड़े, इसलिए मीडिया को पाबंदी दी गई है। इन सब चीजों को लेकर के जो मैं समझ पा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे माहौल में इस पूरे फैसले को लेना चाहता है जहां पे वो निर्णय देते वक्त
सभी स्थितियों को देख सके। शायद यही सब बातें हैं जिसकी वजह से ये मध्यस्थता का निर्णय लिया गया और कमेटी गठित की गई है। ये बहुत बड़ा फैसला है, संदीप जी बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन ये जो लोग हैं ये पहले भी जुड़े रहे हैं, तो वो समय इतना नहीं लगेगा जितना हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि मुझे ध्यान आता है कि 10,000 से ज्यादा पन्ने सबूत के तौर पे रखे गए हैं, उसके तर्जुमा हुए हैं अलग अलग भाषाओं में, लेकिन जो कमेटी बनी हुई है वो सब इन सब चीजों से वाकिफ है, तो शायद वो समय कम लगेगा। और 4 हफ्ता और 8 हफ्ते का जो गैप है उसमें जरूर कहीं ना कहीं रिपोर्ट देने की लेकर के अब ये कह पाना कि मध्यस्थता में क्या हो सकता है, शायद हम पे पाबंदी हो चुकी है, लेकिन कुछ रास्ते निकल के आ रहे हैं। बस एक चीज, इसे अगर हम बॉटम लाइन के तौर पे कहें कि ये सुप्रीम कोर्ट का बातचीत का रास्ता है, ये आम आदमी का या व्यक्ति विशेष का बातचीत का रास्ता नहीं है। इस वजह से उम्मीदें ज्यादा जग रही हैं और बातचीत का रास्ता हमेशा सुलह समझौता और बीच का होता है। तो जन भावनाओं को देखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक अच्छे दिशा में, पॉजिटिव दिशा में देख करके शायद इसकी कंक्रीट और कानूनी रूप से कोई नतीजा निकलने की उम्मीद है। ये अलग बात है पक्षकार वहां जाके क्या कहते हैं, और पक्षकार का जो रवैया रहा है अब तक वो निश्चित तौर पर बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन रहा है, जिसपे पॉलिटिकल रोटियां बड़े लंबे समय से सेकी जाती रही हैं। सही कहा आपने। और शिशिर चतुर्वेदी जी तो बिल्कुल अलग और अलग बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उस पैनल से खुश भी नहीं और उस पैनल में सरकार का एक नुमाइंदा होना चाहिए। आपसे भी शिशिर जी समझना चाहते हैं आखिर क्यों? वो ऐसा है कि सर जो भी समझौते में जो बातें आएगी उसको कंप्लायंस सरकार कराएगी, तो सरकार एक बहुत बड़ा प्रमुख बिंदु है, सरकार का उसमें प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए। जहां जहां कमी होगी, जहां जहां किसी को समझाना होगा, बैठाना होगा, उसमें हर जगह पे सरकार तो आएगी तो ये राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। नहीं, सरकार और पार्टियां अलग है। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी अब भाजपा नेता नहीं है, इस वक्त सारे देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, तो सरकार अलग चीज है और पार्टी अलग चीज है। तो इसलिए हम कह रहे हैं सरकार का प्रतिनिधित्व इसमें जरूरी था। आजम खान जी, क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किया गया है? सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है, सरकार संसाधन देगी, सरकार भी संसाधन ही कंप्लाइज कराएगी, उसको एक पक्ष के रूप में उसको लेना चाहिए सरकार पे। हमारा व्यक्तिगत अपना वो है। नहीं और ये जो मीडिएशन हो रहा है मुझको बहुत आशा इससे एकदम नहीं है। नहीं, ये आपकी बात हो सकती है, आप मेरे ख्याल से पक्षकार भी नहीं है उसमें। पक्षकार है, ये आपका एक विषय हो सकता है। हम लोग पक्षकार हैं उसमें। आप निर्मोही से हैं? नहीं, हिंदू महासभा की तरफ। हिंदू महासभा से 2 लोग हैं, एक कमलेश तिवारी जी हैं हाई पावर कमेटी अध्यक्ष के रूप में, और चकपाणी महाराज जी हैं, वो प्रेसिडेंट हिंदू महासभा के तौर पे हैं। हम लोग पार्टी हैं हम लोग। आरिश, ये जो भी बातें हैं अभी तो जैसे व्यक्ति विशेष, राजेश जी कुछ बोलना चाहते हैं। राजेश जी क्या? आजम खान साहब ने जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही वो उस पर आपने ज्यादा गौर नहीं किया। हमारे तमाम मुस्लिम मित्र यार हैं, दोस्त यार हैं, उनके मन में भी यही भावना है जो इन्होंने बहुत अच्छी बात अभी कही थी कि उनके मन में इस पर समझौता हम तुरंत कर सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं किया जा रहा है कि मथुरा काशी बाकी है। बात यहां पर आके अटकती है और मथुरा काशी की लड़ाई तो लड़नी है। आजम खान साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, और मैं शिशिर जी की इस बात से भी बहुत सहमत हूं कि डायरेक्ट गवर्नमेंट की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है, अगर कोई फेल्योर होता है तो गवर्नमेंट के लोग बहुत तेजी से उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि साहब मैं तो उसमें था नहीं और मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर वो प्रधानमंत्री देश के हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए लोकप्रिय नहीं है। क्योंकि यहां मसला क्या है, एक भाजपाई हिंदू है, एक सपाई हिंदू है, एक कांग्रेसी हिंदू है, लेकिन है तो सब हिंदू। अगर एक मामले को लेकर देखा जाएगा कि राम मंदिर कहां बनेगा तो सारे लोग कहेंगे राम मंदिर वहीं बनना चाहिए। लेकिन जब मसला आप सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जिम्मेदारी से पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने मध्यस्थता की है, तो इसमें किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि नॉन डिस्प्यूटेड होते कि जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा है इंपॉर्टेंट, उसकी भी जवाबदेही सीधे होनी चाहिए, वरना बाद में ये निकल जाएंगे कह करके कि साहब मैं कुछ नहीं कर पाया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, वरना हम अगर चाहते तो राम मंदिर अब तक बन गए। बेचैनी आजम खान साहब ने जो बात कही है उसी को लेकर के। शिशिर जी, मौलाना साहब को एक बार ले लें। मौलाना साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? जो ये पैनल को लेकर बात की जा रही है, क्या सरकार की नुमाइंदगी इसमें जरूरी थी?
नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की बात करी है। जो पक्षकार है वो वहां बैठेंगे और पक्षकार को ही ये फैसला करना है कि इसका क्या है। मध्यस्थता उन्हीं के बीच में होगी। अगर वो चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज डाल देंगे और मामला सुलझ जाएगा। लेकिन मसला ये है कि क्या पक्षकारों का रवैया, जो स्टैंड है वो बदल गया। जो सबने अभी इतने सालों से स्टैंड एक बना रखा है कि जो है जहां पे मस्जिद थी उसी के गर्भगृह में जो है वो मूर्ति प्रकट हुई और वहां रामलला का स्थान है, ये स्टैंड उनका है। दूसरा उनका है कि जहां मस्जिद है वो कयामत तक की मस्जिद रहती है, ये शरीयत है, उस पर कोई दूसरा धर्म स्थान नहीं बन सकता। ये एक शरीयत का पॉइंट है। तो क्या ये दोनों जो आस्थाओं का मुद्दा है क्या ये बदल जाएगा? ये तो ये पॉइंट है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास ये जाएगा और वो जज देखेंगे कि क्या है और एंड में आएगा फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना होगा और ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ही इसका हल निकलेगा। अगर क्योंकि इन्होंने पूरी 130 करोड़ जनता को ये बातें कह के ये बातें दोनों लोगों ने कह के दोनों के जहनों में ये चीजें डाली हैं। अब ये पक्षकारों को वहां आके कोर्ट में अगर अपना स्टैंड जो देते हैं उससे पूरे 130 करोड़ को उनकी जो है वो सामने नजर आएगी कि इसमें राजनीति थी या क्या था। ये मंदिर की बात नहीं है, ये जन्मभूमि की बात है। मंदिर नहीं, जन्मभूमि है, जन्मभूमि का मुद्दा है यहाँ पर। जी, मौलाना साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अरे भाई मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मौलाना साहब सुन लीजिए, आजम खान क्या मेरी बात सुन लीजिए। सारी बात रखेंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा। अरे तो आप पहली बात तो विदेशी फंडिंग का भी मामला है, इसमें एक बहुत बड़ा बिंदु है विदेशी फंडिंग का, क्योंकि उसी जब तक मुकदमा चलेगा तब तक फंडिंग का मामला है। आपके लिए मंदिर का मामला है, मुसलमानों के लिए मस्जिद का मामला है। मौलाना साहब जो आपने बात कही उसमें थोड़ी सी आप बदलाव ये कर लेते, चूंकि आप बहुत ही मोहतरम हैं और माँ इज्जत वाले हैं, ऐसे में मुसलमानों को एक ऐसी शिक्षा दीजिए जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। बहुत सी मस्जिदें दुनिया में शिफ्ट हुई हैं, ये कभी मत कहिए कि जहां पर एक बार मस्जिद बन जाए तो कयामत तक रहती है। काबा के अंदर, मक्के के अंदर मस्जिदें शिफ्ट हुई हैं, बाकायदा शिफ्ट हुई हैं, इसको भी बताइए। और इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि जहां पर एक बार मस्जिद बन जाए तो वहां पर आप मुसलमानों को गुमराह ना कीजिए। जहां पे दूसरा मंदिर बन जाए या जज बन जाए ये नहीं, लेकिन प्लीज मुसलमानों को गुमराह ना कीजिए। ये शरई अदालत का स्टैंड है, ये हमारा स्टैंड नहीं है, ये पर्सनल लॉ। मौलाना साहब एक बात का जवाब केवल मस्जिदें शिफ्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है? केवल इस बात का जवाब दीजिए मौलाना साहब। हाँ, ये मस्जिदें शिफ्ट हो सकती है? अरे शिशिर जी पूरे दुनिया में मक्के के अंदर जाओ, मौलाना साहब सुनने दीजिए। इस बात को समझिए, अगर आप लोग इस तरह की बात करेंगे तो मुसलमानों के दिलों में आप जो है गुमराही पैदा करेंगे, वो बेचारे जो हैं फिर से कंफ्यूज होंगे। आप लोग को ऐसी बात कहना ही नहीं चाहिए जिससे जहां पर जिद पैदा हो, जहां पर अड़ियल रवैया पैदा हो। मुसलमान बिल्कुल भाईचारगी से चाहता है। तो आपने क्यों कह दिया कि क़यामत तक वहां पर मस्जिद रहेगी? ये भाईचारगी आपने आपने तो भाईचारे वाली बात की ही नहीं। मौलाना साहब आपने भाईचारे वाली बात नहीं की, आपने तो एक हुक्म अपना सुना दिया कि वहां पर कयामत तक मस्जिद रहेगी। इसका मतलब क्या है कि आप मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। मौलाना साहब मत उकसाइए, मुसलमानों को मत उकसाइए। मुसलमान हिंदुस्तान का बहुत शांति प्रिय है, वो चाहता मसले का हल। जो फैसला करेगा वो मानेंगे। तो आप उकसाइए मत मौलाना साहब, एक बात बताइए, मसला नहीं, मसला ये नहीं, फैसला करेगा वो मान्य होगा। तो आपने मसला क्यों बता दिया? पक्षकार है, पक्षकार अपनी बात रखेंगे, वो सबको समझ में आएगी। अरे तो आपने अपनी क्यों बात रख दी? फैसला करेगा, आपने फैसला सुना दिया तो है ही है। आपने मौलाना साहब इस स्थिति में आखिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? कहते हैं ये अनपढ़ गंवार मुसलमान जो है उसको आप लोग की बात को सच मान लेता है और वो फिर लड़ने लगता है। आजम खान सुनिए की बात प्लीज, आप जो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप मुसलमानों को गुमराह मत कीजिए, सच्ची बात बताइए, जो इस्लाम में है वो बताइए। मस्जिदें शिफ्ट हुई हैं, आगे भी होती रहेंगी, मक्का मदीना दोनों में हुई। मुसलमान अपने दीन को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये बात बताइए, मस्जिद क्या स्थान बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? साहब लकुम दीनकुम वलिय दीन है कि नहीं? हमारा नहीं है, ये तमाम पक्षकार अपना स्टैंड दे चुके हैं।
जमीयत पक्षकार है, जमीयत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, अरशद मद्दी साहब ने, पर्सनल लॉ बोर्ड ये कर चुकी है, हिंदू महासभा कर चुका है, ये तमाम लोग अपने अपने वो बात सही है आपकी। पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? उसकी मत क्या है? आलोक जी आपको सवाल लेना चाहते हैं कि 17 में श्री रविशंकर नहीं, आप इतना चिल्ला रहे हैं। जब श्री रविशंकर के साथ हम लोग निकले थे, मध्यस्थता की बात कर रहे थे, तब जो है उनके पर इल्जामात लग गए। एक खड़ा होता है कि 14,000 करोड़ रुपए उन्होंने ले लिए हमारे उलमा। मौलाना साहब, लेकिन एक सवाल नहीं है, क्या मस्जिद शिफ्ट हो सकती है? इस्लामिक तौर पे आपसे जानना चाहते हैं। बदनामी खाई लोगों ने। मौलाना साहब, शिशिर जी एक चीज तो कंफर्म कर लेते हैं, करने वाले जो पक्षकार है उनमें से बहुत से लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो नहीं होने देना चाहते। ये कोई एक के बीच में थोड़ी ना ये मामला है। अरे एक बात का जवाब दीजिए मौलाना साहब, मस्जिद हट सकती कि नहीं हट सकती उस जगह? तब इस मसले का हल होगा। आप अभी कह रहे हो कि सरकार को लाओ, सरकार तो पहले ही से एक विषय में है। अरे सुप्रीम कोर्ट के में मामला सुप्रीम कोर्ट को हल करने दीजिए। पॉलिटिशियन की तरह बता रहे, घुमा रहे मौलाना साहब, मस्जिद शिफ्ट हो सकती नहीं हो सकती? राजनीति कौन कर रहा है? हम कह रहे सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी कि वहां मंदिर रहेगा तो सब मानने को तैयार है। बात बता रहे पूरी मौलाना साहब, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा कि वहां पे मंदिर। रुकिए, राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं। राजेश जी, लेकिन आप कहाँ कहते हो ये बात? अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि मस्जिद है तो आप कहोगे कि नहीं हम बनने देंगे। मौलाना साहब, आप उसमें सब पकड़े गए, उन्होंने कहा। शिशिर जी 2 मिनट चुप रहिए। राजेश जी बोलिए। हम अपने लोगों को गुमराह नहीं कर रहे, हम अपने लोगों को समझा रहे। गुमराह मौलाना साहब, राजेश जी आप पूछिए। मौलाना साहब, इसके पहले भी आप मेरे साथ एक डिबेट में बैठे थे, करीब 1-1.5 महीने पहले की बात है। उस दिन डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते? ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते? हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं, आजम खान साहब ने जो बोला कि सपाई हिंदू अलग हैं, कांग्रेसी हिंदू अलग हैं, भाजपाई हिंदू अलग हैं, और उसके बाद बिल्कुल उसी तरह उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। उसी तरह से मुस्लिम समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आजम खान की साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं, कुछ लोग आपकी। लेकिन आप जो बरगलाने वाली बात कर रहे हैं कि साहब एक जगह जहां मंदिर बन गई, आप मुझे ये बताइए, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है खुदाई में, जो एक मुस्लिम भाई नहीं बनाई है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि उसके नीचे मंदिर के अवशेष मिले थे, आप उसको भी निकालते हैं? मौलाना साहब, लकीर के फकीर मत बनिए। आप मोबाइल के जमाने में हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और जो साइंटिफिक एविडेंस मिले उसकी बात करिए। आप खाली लकीर के फकीर मत बनिए मौलाना साहब। आप एक बहुत बड़े अपने धर्म के स्कॉलर हैं, आप एक बहुत बड़ी, आपको पता है हिंदुस्तान में पूरी दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, और आप जैसे धर्मगुरु होंगे तो क्या होगा इस देश का? यहाँ का मुसलमान भड़केगा। आप क्या चाहते हैं? अपनी कौम को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आजम खान, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं आप अपनी कौम को? हम अगर और आप कहने लायक भी नहीं, हम अपनी बात रख भी नहीं सकते। हुजूर आप बात रखिए, हुजूर आप बात रखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं नहीं सही है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हम अपनी बात ही ना रखें। आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं, आप अपनी कौम को बरगला रहे हैं। जैसा कि आजम खान साहब ने कहा, आप बरगलाने का काम कर रहे हैं। आजम खान साहब, आप क्या कहेंगे? जो ये नहीं कहना चाहिए, खास करके ये बात की जा रही है, इस तरह से तो बीच का रास्ता कभी निकल नहीं सकता है। ना तो वहां के जो अवशेष मिले हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, ना वहां पे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता की बात कर रहा है, प्यार मोहब्बत की जिक्र हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो दिलों में जो बैल बैठा हुआ है, ये मसला उलझा कहाँ है? आपको ये जो दरअसल मदरसों का एक सिस्टम होता है कि मदरसे जो भी बनते हैं वो चंदे से बनते हैं, और ज्यादातर जो मौलाना है वो किसी न किसी मदरसे के संचालक होते हैं। तो वो दिल की बात, कभी कभी अगर सच बात बोलना भी है तो वो वही बात बोलेंगे कि जिसमें सभी को खुश करना पड़े, ताकि हमको भी जाकर के उनसे एड भी लेनी है, मदद भी लेनी है, और बाहर भी जाकर के भी इनको मदरसों की फंडिंग करानी है। तो ऐसे लोग जो कि दरअसल इस्लाम को, देखिए हर दाढ़ी वाला ऐसा नहीं कि वो इस्लाम को समझता हो। मैं हिंदू मैथोलॉजी को भी खूब समझता हूं, चूंकि मैं इसलिए इज्जत करता हूं इस आस्था वालों की, क्योंकि मैं समझता हूं, मैं अपने धर्म को भी खूब समझता हूं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये जिस तरह से ये लोग दाढ़ी रख करके, टोपी लगा करके ये समझते हैं कि मैं ही मुसलमान हूं। मुसलमान होने की कोई सर्टिफिकेट नहीं है इस तरह की कि आप जो है दाढ़ी रखें और टोपी रखें और जाकर के मुसलमानों को बरगलाएं, क्योंकि ये लोग दीन को जानते नहीं हैं।
दीन को अगर जानते तो इस मसले का हल बहुत पहले हो गया होता है। इन्हीं लोग की वजह से मसला फंसा हुआ। तो जो दीन को जानते थे वो आगे क्यों नहीं निकल कर रहा है, इस मसले का हल निकाला? नहीं कहा कि दाढ़ी टोपी रखे हम तो हम दीन पे चल रहे हैं और आप नहीं चल रहे हैं, ये कभी नहीं कहा गया। लेकिन आप ये जरूर कह देते हैं कि दाढ़ी टोपी रखे तो आप दीन पे नहीं चल रहे हैं, ये आपकी सोच है। हमने ये नहीं कभी कहा आपसे कि आप दाढ़ी नहीं रखे, टोपी नहीं रखे तो आप इस्लाम को नहीं जान रहे। बेशक आप जान रहे हैं, और किसी को कोई हक नहीं किसी को कहने का कि आप काफिर हैं या आप इस्लाम से बाहर हैं। बिल्कुल साफ बात। ये कहाँ का, ये आप लोग अपने जहन से सोच में अच्छा, ये दीन का एक वर्ड है, लकुम दीन अकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए। बिल्कुल। तो जब ये बात कुरान कहता है, जब ये बात कुरान कहता है, लेकिन आप हमको भी न चलने दे, आप हमको भी न चलने दे, ये भी तो नहीं है ना। आप चलिए, आपका हिसाब के देखिए, इस्लाम में हमारा जो काम है, जो हम अगर मरेंगे तो जो हमारा हिसाब किताब हमसे पूछा जाएगा, हमने क्या किया, हमने गलत किया होगा तो हमको गुनाह मिलेगा, हमको सजा मिलेगी उसके लिए। आप लेकिन आप ये कहो कि नहीं आप ऐसे चलो, ये भी नहीं। हमको हमें ये जो मसला है, आप अपनी तरीके से चलिए। ये मसला आपका कोई स्टैंड हो, आप हमें जो कहें, ये आपका नजरिया है। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, आप अपने तरीके से मौलाना साहब, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। लेकिन आप मुस्लिम स्कॉलर हमारे में मत डालिए। बात बताइए, एक बहुत बड़ा तबका सुनता है। एक सवाल बता, आप एक दिशा देने का काम करते हैं अपनी कौम को, और आप ऐसी गलत दिशा देंगे तो किस दिशा में जाएगी ये कौम? पांडे जी क्या चाहते हैं आप? मौलाना साहब से आजम खान साहब आपको भी रोकना चाहते हैं, और आप अगर गलत दिशा देंगे, आप पहली बात सुनिए, संदीप जी के पास चलते हैं। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट बचे हुए, एक बार फाइनल संदीप जी के पास चल रहे हैं। जो बात मैं कह रहा हूँ गलत है, आप ना मानिए। आप जैसे लोगों की वजह से ही हिंदू मुस्लिम में फसादात होते हैं। छूट है, आप कहिए कि मैं गलत हूँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आप अभी हमको आप समझा सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। यही ये खूबसूरती है इस्लाम की, एक दूसरे को बताइए, समझाइए और चलिए। ये जबरदस्ती नहीं है इस्लाम में, कहीं किसी चीज के लिए भी जबरदस्ती नहीं है। इसीलिए ये कोर्ट ने आलोक जी के पास, आलोक जी जब मध्यस्थता की बात की जाती है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बात की, मौलाना साहब आपको रोकना चाहते हैं। मौलाना साहब वक्त की कमी है, मौलाना साहब आपको रोकना चाहते हैं, नहीं सकते इस्लाम से। मौलाना साहब, आलोक जी, जब भी कभी अब देखिए मध्यस्थता की बात हुई तो मजहबों की बात होने लग गई, धर्मों की बात होने लग गई, चीजें अलग दिशा में घूम जाती, बीच का रास्ते की जगह पर नफ्सी इतनी ज्यादा हो जाती, तो आखिरकार हल कैसे निकलेगा? आरिश देखिए, हमें शिशिर जैसे लोग को और हमारे जो मौलाना इमरान साहब थे, इन लोगों को ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि शिशिर कह रहे हैं कि सरकार का शामिल होना जरूरी है, और इमरान साहब का हम लोगों ने सुना कि उन्होंने कहा कि जो वहां पर मस्जिद है वो बदली नहीं जाती, बल्कि आजम साहब ने जवाब भी दिया कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आजम साहब जो समझौतावादी हैं, जो बातचीत के कहीं ना कहीं पक्षधर हैं, ऐसे ही पक्षधर को लेकर के बात कुछ निकाली जा सकती है, जिसे हम कहते हैं लिबरल रिफॉर्म्स। बात को समझना, ऐसे कुछ हिस्से होते हैं जहां पर आप लकीर को लेकर के चलेंगे, जैसा शिशिर जी को भी कहीं ना कहीं समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पहल हुई है, आप भी पहल करिए, आप नकारिए नहीं। इमरान साहब को भी, आप इमरान साहब को भी इस बात को समझना होगा कि समय बाउंड कर दिया गया। हम लोग एक साल पहले जो भी पहल की है, हम वही बात कह रहे हैं। लोग तमाम लोगों ने लेकिन समय इल्जामात लगाए, फाउंडेशन वो इल्जामात लगाए, मीडिया ने इतना उसको जो है चला के दिखाया। ये सब ने देखा भाई, साल भर पहले ये सब हुए। बताइए मौलाना साहब ने अभी तक जवाब नहीं दिया कि मस्जिद शिफ्ट हो सकती कि नहीं हो सकती। रिफॉर्म कराए गए सब, ये सारी चीजें इसी मीडिया में हुई है, इसी जगह हुई है। इमरान साहब ठीक है, अब कोर्ट में ये बात आई है, वहां सब पक्षकार कहेंगे और फैसला आएगा। इमरान साहब, इस्लाम के मुताबिक आपको क्या दिक्कत लग रही है बातचीत में, जरा इसे बताइए। नहीं, देखिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी चीज है ये तो। जब कहर साहब ने कहा था तब हम लोग बाहर निकल के आए थे कि वक्त की कमी है मौलाना साहब, और साफ तौर पर बातचीत से ही हल किसी चीज का निकल सकता है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि दोनों ही पक्षों की बात की जाए। मौलाना साहब आपको रोकना चाहते हैं, वक्त की थोड़ी कमी है, दोनों ही पक्षों की बात की जाए तो एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, तभी बीच का रास्ता निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों को हमसे जुड़ने के लिए चर्चा में। तो मध्यस्थता से ही मंदिर बनेगा, मोहब्बत से ही चीजें बन सकती हैं, और नफरत से चीजें हमेशा बिगड़ती हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।